हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शालिनी डेली क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे और आपको एक ओवरऑल आइडिया लग चुका है कि संस्कृत का सिलेबस क्या है। हम यहाँ पे संस्कृत के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानेंगे, क्या है कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए वो भी कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। आपकी ये जो क्लास है आज की, यहाँ पे हम क्वेश्चंस को देखेंगे और आज से लेके हम जितने भी संस्कृत की क्लास करेंगे सब में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल पे आपको क्लासेस रेगुलर कुछ चीज़ें चैप्टर वाइज नहीं मिल पाई है क्योंकि टाइम की कुछ कॉम्प्लिकेशंस मेरे साथ थी, लेकिन ये है कि मैंने सोचा है कि अब आपको सिलेबस का आइडिया हो गया है तो आपको क्वेश्चंस करवाना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी आपकी टीचिंग चल लग रही है। जिसकी नहीं लगी लग जाएगी, डोंट वरी अबाउट फॉर दैट। एंड फर्स्ट थिंग ये है कि आपका जैसे टीचिंग चल रही है, फिर उसमें फाइल बनानी, असाइनमेंट फाइल है, बहुत सारे काम है, तो आप इतना अच्छा है कि आप एक ओवरऑल देख चुके हैं। अब आप क्वेश्चंस को करते चलेंगे तो आप क्वेश्चंस तैयार किए रहेंगे, फिर आपको उसी तरह क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पेपर मिल गया तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। तो अब जितना पढ़ना था, जो चीज़ें देखनी थी वो आपने देख ली। जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो भी है, वो तो चैप्टर वाइज आपको करने ही होंगे। ये 25 नंबर का आपका पेपर है, इसलिए आप बहुत ही ज़्यादा अटेंशन के साथ इस चीज़ को देखिए, क्योंकि छोटे सब्जेक्ट भी बहुत स्कोरिंग हो जाते हैं कभी कभी, उसमें भी अच्छा नंबर मिल जाता है और मेरिट बन जाती है। ये रही बात की बात। देखते हैं, चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। शालिनी डेली क्लास बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। यह PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो शालिनी डेली क्लासेस में टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप वहाँ पे जाइए ज्वाइन करिए। तो वहाँ पर आपको सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहती, PDF रहती, नोट्स सब आसानी से मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का क्या है। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कुछ बीमारियों के नाम आपको संस्कृत में बताने हैं। ध्यान रखिएगा, संस्कृत में लिखिए, लिखा रहेगा। कहीं कहीं इसी किसी जगह पे हिंदी में लिखिए, ये भी लिखा रहेगा। दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दो फेज में आते हैं। आपको हिंदी में नाम देगा, संस्कृत में लिखना रहेगा, संस्कृत में नाम देगा, हिंदी में लिखना रहेगा। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ रोगों के नाम संस्कृत में लिखिए। इसका मतलब है कि आपको हिंदी में वह रोग पता है, उसका नाम दिया है, आपको संस्कृत में लिखना है। एक तरफ शब्द है, एक तरफ अर्थ है। देखते हैं, आपको हिंदी में दिया रहेगा खांसी, आपको इसको संस्कृत में बदल के लिखना है तो आप लिखेंगे कासा। दूसरा है दस्त, दस्त को आप संस्कृत में लिखते हैं अतिसारः। तीसरा है कब्ज, इसको आप संस्कृत में लिखते हैं अजीर्णम। चौथा है पीलिया, इसको आप लिखते हैं पांडुआ। करेक्ट है, नो डाउट। आगे देखते हैं। फिर दिया है आपको हैजा दिया रहेगा, आप उसको लिखेंगे विसूचिका। फिर फोड़ा है जिसको आप लिखेंगे पिटका। करेक्ट है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह दूसरा प्रश्न आपके सामने है, शरीर के अंगों को संस्कृत में लिखिए। ये भी आपको उसी तरह मिलेगा, हिंदी में देगा, संस्कृत में मिलेगा। अभी यहाँ पे आपको हिंदी में दिया है, संस्कृत में पूछ रहा है, संस्कृत में देगा तो लिखेगा हिंदी में लिखिए। एक तरफ शब्द है, एक तरफ अर्थ है। आपको हिंदी में दिया रहेगा शरीर, शरीर को आप संस्कृत में लिखते हैं गात्रम। क्या उच्चारित करते हैं? गात्रम। लिखते क्या है? गात्रम। फिर है सिर, सिर आपको हिंदी में दिया रहेगा, इसका है सिरा। ठीक है, नो डाउट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपको हिंदी में दिया रहेगा बाल, जिसको आप संस्कृत में उच्चारित करते हैं केशा। फिर है नेक्स्ट चोटी, चोटी को आप लिखते हैं शिखा। फिर है मूछ, मूछ को आप उच्चारित करते हैं श्रमशु, संस्कृत में लिखते हैं श्रमशु। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में नेक्स्ट है गर्दन, गर्दन को आप संस्कृत में ग्रीवा लिखते हैं। कंधा, इसको स्कंधा लिखते हैं। छाती, इसको आप वछा लिखते हैं, वछा उच्चारित भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नो डाउट। तीसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, कुछ वस्त्रों यानी कि जो हमारे कपड़े जो हम पहनते हैं, सब्जियां जो हम खाते हैं, उनके नाम हमको संस्कृत में लिखने हैं। यह प्रश्न आपको BTC 2016 में आया है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस आपको नाम चेंज कर देगा। ठीक है, नो डाउट। आगे देखते हैं। एक तरफ शब्द है, एक तरफ अर्थ दिया है। आपको यहाँ पे देखिए, जैसे दुपट्टा है जो हमारी माँ बहनें पहनती हैं, उटनो दुपट्टा, इनको हम संस्कृत में उत्तीरम लिखते हैं। पैंट है, इसको हम आपतपदीनम लिखते हैं। नो डाउट। आगे देखते हैं। कुर्ता है, कुर्ता को हम संस्कृत में कुचका लिखते हैं। रजाई है, इसको हम निसारा लिखते हैं। ब्लाउज है, ब्लाउज को संस्कृत में कुचिलिका लिखते हैं। तकिया है, तकिया को संस्कृत में उपधानम लिखते हैं, उपधानम उच्चारित करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब यहाँ पे सब्जियों के नाम है जो हम रोज खाते हैं। एक तरफ गोभी है, गोभी को हम संस्कृत में दवारिका लिखते हैं। कटहल है, इसको हम पंसा लिखते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जो DL में बहुत आता है। फिर है प्याज है, प्याज को हम लतार्क लिखते हैं, संस्कृत में हम लतार्क लिखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, DL में आया हुआ है, देखने को मिला हुआ है। फिर है आंवला, आंवला को हम तेजफला लिखते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है। आंवला
आंवले को संस्कृत में हम तिष्य फला उच्चारित करते हैं। फिर है करेला, इसको हम कठिलिका भी बोलते हैं। एक बात और बताना चाहूँगी, जैसे पर्यायवाची होती है तो जैसे सूर्य की परिभाषा दिनकर, दिवाकर बहुत सारी है ना, तो ऐसे संस्कृत में कभी कभी क्या होता है, करेले का भी ऐसे बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं। आप ये राइज करेंगे कि अरे आपकी बुक में तो कुछ और लिखा था, मैंने कुछ और बताया, किसी बुक में कुछ और लिखा है, तो एक करेले को आप संस्कृत में कई नाम है, जैसे बहुत सारे नाम आपको करेले के, आंवले के, आम के, बहुत सारे संस्कृत में नाम देखने को मिल सकते हैं। मिलता जुलता ही रहेगा, लेकिन यह है कि आपको इसका दूसरा नाम भी देखने को मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपको जो आसानी से याद हो आप वो याद कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात बता दी, आप कंफ्यूज होने, एक से दो तीन नाम देखने को मिलते हैं। एक तरफ है लहसुन, जिसको हम अरिस्टम बोलते हैं। आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, कुछ मेवों और भोजन संबंधी वस्तुओं के नाम संस्कृत में, जो मेवा होता है उनके नाम हमको जो है संस्कृत में, भोजन के नाम संस्कृत में बताने हैं। तो मेवों के नाम है, शब्द है, अर्थ है। ऐसे पहला मेवा दिया है बादाम, तो इसको हम वातादम लिखते हैं, संस्कृत में वातादम उच्चारित करते हैं, वातादम। नेक्स्ट यहाँ पे है मखाना, इसको हम मखानम लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है मखाना। फिर चिरौंजी, इसको हम प्रियालम लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, काजू है, इसको हम काजूअम लिखते हैं, ये आता है, यह प्रश्न आता है कि संस्कृत में लिखिए। पिस्ता है, इसको हम अकोलम लिखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। लड्डू है, लड्डू को संस्कृत में मोदका लिखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। पांचवा प्रश्न आपके सामने है कि लिंग की परिभाषा दीजिए। संस्कृत में लिंग के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित बताइए। 2017 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। आप हिंदी में तो लिंग पढ़े ही हैं, अब हम संस्कृत में भी देख लेते हैं। लिंग है, लिंग क्या है, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति है, कोई वस्तु है, स्थान है या स्त्री है या जातिवाचक किसी के भी होने का बोध होता है जिस शब्द से, उसको हम लिंग कहते हैं। ठीक है बात, आगे देखते हैं उदाहरण क्या, जैसे राजा है, घोड़ा है, हाथी है, सिंह है, बकरा है, गधा है, भारत है, दिन है, लड़का है, इत्यादि है। इसी तरह और देखें, लड़की है, रानी है, घोड़ी है, हथनी, सिंगनी, तो वो स्त्रीलिंग था, वो पुल्लिंग था, ये स्त्रीलिंग है। तो दोनों समझ में आ रहा ना कि ये सब स्त्रीलिंग है और ऊपर वाले सभी जो थे वो पुल्लिंग थे। तो उदाहरण क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, संस्कृत में लिंग कितने होते हैं, उसी प्रश्न में दिया है। तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, आपको ये नाम पूछ लेगा। हिंदी में 2 होते हैं, संस्कृत में 3, ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों में अलग अलग है। आप यहाँ पे 3 नाम को संख्या पूछेगा, कभी कभी आपको नाम पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न देखने को मिलता है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग है। ठीक है, अब हम एक एक को डिटेल में जानते हैं। पुल्लिंग क्या होता है, जिस शब्द से नर यानी कि पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। वह शब्द जिससे लगता है कि ये पुरुष है, इससे पुरुष का जो है इशारा हो रहा है, तो वो पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्दों की पहचान के कुछ नियम भी हैं, वह देखते हैं क्या है। जैसे अच प्रत्यय वाले जो शब्द होते हैं, ये यहाँ पे गलत है पा, अच प्रत्यय वाले जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कि नरः, पका, विजया, विजया, शोका, विहारा, विनया, त्यागा, भाव इत्यादि। तो ये सब क्या है, ये अच प्रत्यय वाले शब्द हैं, मतलब इनके अंत में ये अच प्रत्यय आता है, तो ये पुल्लिंग कहलाते हैं। दूसरा है अन प्रत्यय समाप्त होने वाले जो शब्द होते हैं, जो शब्द अन प्रत्यय समाप्त होता है वही पुल्लिंग में आता है। जैसे राजन, अन आ रहा है, राजा, मातन, पितन, पिरन, परन इत्यादि, ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो अन प्रत्यय वाले, अच प्रत्यय वाले जो समाप्त होने वाले वर्ड होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग कहलाते हैं। फिर समुद्रवाची शब्द जो होते हैं वो भी, जैसे समुद्रा, सिंधुआ, सागरा, ये सब क्या है, ये समुद्रवाची शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। पर्वतवाची जो शब्द होते हैं वही पुल्लिंग होते हैं, जैसे गिरी है, सैल है, ये पर्वता है, आदि, ये सब क्या है, ये पर्वतवाची शब्द हैं। फिर यज्ञवाचक जो शब्द होते हैं वही पुल्लिंग होते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मखा है, क्रतु है, अवरा है, तो ये यज्ञवाचक शब्द हैं जो पुल्लिंग होते हैं। मासवाचक जो शब्द होते हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, ये सब पुल्लिंग कहलाते हैं। पर्वत, सागर, देश, महाद्वीप जो ये सब होते हैं सब पुल्लिंग होते हैं, जैसे विद्यालय, विंध्याचला, हिंद महासागरा, चीन देशा, जापान देशा, भारत, भारत देशा, ईरान, ये सब क्या हैं, ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। आगे देखते हैं, ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। सूर्या, चंद्रा, बुधा, शुक्र, ये सब क्या है, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, ये सब पुल्लिंग होते हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पे है स्त्रीलिंग है। अब स्त्रीलिंग की परिभाषा देखते हैं क्या है। जिस शब्द से मादा या स्त्री जाति का बोध होता है उसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। एक सिंगल लाइन और आप डिफिनेशन लिख दीजिए या डिफिनेशन पूछी जाती है आपसे, जैसे लता है, भाते हैं, यमुना है, गौरी है, अजा है, कनिष्ठा है। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान के कुछ नियम है, इनके भी देख लेते हैं। इकारांत वाले जो शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे देवी, नारी, गौरी,
इसमें छोटी यहाँ पे देखिए लास्ट समय क्या आ रहा है, बड़ी आ रहा है, यही करांत वाले शब्द जो होते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तिथिवाचक जो शब्द होते हैं वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे द्वितीया, तृतीया, पंचमी, त्रयोदशी, पूर्णिमा, सप्तदशी, ये सब क्या है, ये तिथिवाचक शब्द हैं जो तिथि को बताते हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। ठीक है, बात आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नपुंसक लिंग है। इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है। ऐसे शब्द जो ना तो नर और ना ही मादा का बोध कराते हैं, वह शब्द वह संज्ञा शब्द जो ना कि नर लगेंगे ना मादा लगेंगे, उन्हें हम नपुंसक लिंग शब्द कहते हैं। देखते हैं जैसे जलम, फलम, पुस्तकम, हलम, आम्रम, ये सब क्या है, नपुंसक लिंग शब्द है। अब इनको पहचानने के कुछ नियम है, जैसे भाववाचक में प्रत्यय यत्न शब्द नपुंसक, जो भाववाचक शब्द होते हैं वो नपुंसक लिंग के अंतर्गत, जैसे जीवतम, पठितम, गीतम, हसतम, ये सब क्या है ना संज्ञा लग रहा है, मतलब ये सारे क्या वर्ड लग रहे हैं ना, आपको कोई जाति है ना मादा जाति लग रही है ना पुरुष जाति लग रही, कुछ नहीं, तो ये भाव एक एक भाव है। भाव इस प्रकार जो भाव जिन शब्दों से भाव का बोध होता है वो हमारे जो है नपुंसक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बात नो डाउट आगे बढ़ते हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी, बहुत सिंपल सी ट्रिक के हिसाब से आप समझ सकते हैं। जैसे पुल्लिंग में है, ठीक है, आप जैसे पुल्लिंग शब्द की पहचान में होता है कि कैसे हम पहचाने, तो आपको ये तरीके बताए गए हैं, ठीक है, लेकिन क्या सागर बहता है कि सागर बहती है, अगर आपको जैसे आ जाए कि सागरा लिखा है, आपसे आए कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, कैसे आप पहचानोगे। बहुत अच्छा सा आप जुगाड़ लगाया करो, क्या कि सागर एक तरफ लिख दो, इधर फिर लिखो सागर बहता है, यहाँ पे लिख दो सागर बहती है, तो करेक्ट क्या है, सागर बहता है। नदी बहती है, तो नदी क्या है, स्त्रीलिंग है। नदी बहता है, कभी सुना है नदी बहता है, नहीं, तो नदी क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन सागर क्या है, पुल्लिंग है। समझ में आया। समुद्र इतना बड़ा है, समुद्र विशाल है, कभी आपको ये समझ में आया समुद्र विशाली है, कभी देखा आपने, नहीं ना, तो आप उनके साथ जो है क्रिया को बैठाओ या संज्ञा सर्वनाम को, दोनों एक ही सेम पद को बैठाओ जो मैच करें, जो उनके साथ उचित ढंग से बैठ जाए, तभी यही एक पहचान होती है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानने की। जैसे पतंग उड़ती है, कभी देखा है पतंग उड़ता है, नहीं ना, पतंग उड़ती है, तो पतंग क्या है, पतंग एक स्त्रीलिंग शब्द है, पतंग पुल्लिंग नहीं, पतंग उड़ता है, पतंग उड़ता नहीं, पतंग उड़ती है, तो ऐसे आपको शब्दों को पहचान करना है कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। ठीक है, बात आगे देखते हैं। इसी तरह छठवां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया है, कुछ पशु पक्षियों तथा आपस की जो आसपास की वस्तुएं हैं उनका नाम संस्कृत में देना है, 2018 में पूछा गया है। देखते हैं क्या है। पहला यहाँ पे है आसपास की वस्तुओं का नाम, जैसे यहाँ पे पहला शब्द आपको संस्कृत में हिंदी में साइकिल दिया, संस्कृत बतानी है इसकी, तो आप इसको लिखेंगे दिवच क्रीका। बैलगाड़ी है, इसको संस्कृत में गंत्री। जहाज है, इसको पोता। गाड़ी है, इसको सकट। रुमाल है, तो ये आपको साइकिल के नाम दे दिए, जैसे पगड़ी है तो उशीड़ा, तकिया है तो घानम, और ये कभी कभी उद्धानम भी देखने को मिलता है। रजाई है तो तूल पट्टी, रुमाल है तो करपटा। ठीक है, बात आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है। अब ऐसे आप यहाँ पे पशुओं के नाम देख लिए, अजा है, अजा यानी कि बकरा, और अजा है तो यानी कि बकरी। देख लीजिए बड़ी मात्रा का फर्क होता है, तो इसलिए गलत मत करिएगा कि बकरा आपको दिया तो आप ये लिख दीजिए, नहीं, बकरी के कैम क्या होता है, बड़े आ की मात्रा लगी रहती है, बकरा के कैम नहीं लगी रहती, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, दोनों एक जैसे लगते हैं। फिर घोड़ा दिया रहेगा तो इसका अश्वा है, फिर भैंस दिया रहेगा महिषी है, बिल्ली दिया रहेगा मजारी है, बिल्ली बहुत पूछता है, ठीक है, और ये भी दोनों बहुत पूछा जाता है। नेवला है तो नकुला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। पक्षियों के नाम ऐसे दिया है, आपको हिंदी में दिया रहेगा, कबूतर है, कबूतर को आप संस्कृत में कपोता लिखते हैं। कौवा है, कौ को काका लिखते हैं। उल्लू है तो इसको उल्लूका लिखते हैं, उल्लू लिखते हैं, उल्लू हिंदी में, उल्लू का संस्कृत में। हंस है तो मराला लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। बाजा है, बाज है तो इसको सनैया लिखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोर को मयूरा लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया और अच्छे वर्ड्स है। मैंने उन्हीं पक्षियों के नाम लिए जो अक्सर पेपर में पूछे गए हैं। आगे देखते हैं। कुछ फलों के नाम संस्कृत में लिखकर उनका हिंदी नाम लिख, मतलब आपको कुछ फलों के नाम संस्कृत में लिखने हैं, उनका हिंदी में भी लिखना रहता है। कभी कभी ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं, जैसे सेब है तो सेब का संस्कृत सेवम है, जामुन का संस्कृत जम्बू है, अंगूर का जो है दादशाह है, तरबूज का कलिंदम है, सिंघाड़ा का सिंगारिकम है, ककड़ी का कर्कटिक्का है। ये बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा, मैंने आसान आसान से लिए हैं जो पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे है वचन किसे कहते हैं, उनके प्रकारों का आप नाम बताइए, बीटीसी 2017 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दो चीज़ें यहाँ पे बताई गई, ये भी ध्यान रखिएगा कि बालिका पठति, दूसरा है बालिका पठन्ति।
दोनों में फ़र्क है, क्या फ़र्क है ये समझते हैं। बालिका शब्द में एक बालक का बोध है, पहले वाले में जो है वो एक बालक का बोध है कि यहाँ पे सिर्फ एक बच्चा है, तथा बालिका शब्द में एक से अधिक का बोध है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा बच्चे हैं। तो दोनों दो वाक्य आपको दिए गए हैं, दोनों अलग अलग है। यहाँ पे बालिका है, यहाँ पे बालिका है, देखिए दोनों फ़र्क है, ये एक है, यहाँ पे एक से ज़्यादा है। तो ये वचन के उदाहरण हैं, जो आपको कभी वचन पूछे तो आप ऐसे बता सकते हैं। अब आप वचन जिससे एक संख्या दो संख्या का बोध, जैसे संख्या का बोध उसे हम वचन कहते हैं। अब आप वचन के भेद में देख सकते हैं, संस्कृत में कितने वचन होते हैं, 3। आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा और आपको नाम पूछेगा तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। एक वचन के अंतर्गत किया गया है संज्ञा के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, संज्ञा का वह रूप जिससे ये लगे कि कोई एक व्यक्ति है, कोई एक वस्तु है, एक सिंगल चीज का वो एक का बोध होता है, उसको हम एक वचन कहते हैं। जैसे छात्रा, बालिका, थैला, बालिका, वृक्षा, सिंहा, पुस्तका, पूषका, कमलम, फलम आदि। ठीक है बात, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। द्विवचन क्या होता है, संज्ञा के जिस शब्द से दो वस्तुओं का बोध होता है कि यहाँ पे दो चीजें समझ में आ रही, दो चीजें हैं, वो द्विवचन होते थे। बालको, छात्रों, राजनो, लते, रामो, वृक्षो, तो ये सब क्या है, देखो ये युवाम, आवाम, ये भी द्विवचन के शब्द हैं, याद रखिएगा नहीं तो गलत कर दीजिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है बहुवचन शब्द है, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का एक से अधिक संख्या का, मतलब एक से ज़्यादा है, मोर देन 2 से भी ज़्यादा है, तो बहुवचन कहलाते हैं। बहुत अधिक है, विशाल संख्या में है, बहुवचन कहलाते हैं। जैसे छात्रा, बालिका, वयम, युवम, वयम, यूयम, याद रखिएगा बहुवचन है ये। राजना, पितरा, पुस्तकानि, फलानि, भावना, कव्या, तो ये सब क्या है, ये बहुवचन के शब्द हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 9वां प्रश्न आपके सामने है, कारक को संस्कृत में क्या है बताना है, अथवा संस्कृत में विभक्तियां कितनी होती, चिन्ह सहित उगला। आपको कारक के बारे में समझाना है। कारक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2017 में पूछा गया है। क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले शब्द को हम, विभक्ति युक्त रूप को हम कारक कहते हैं। वह शब्द जो क्रिया के साथ एक प्रत्यक्ष संबंध रखता है, विभक्ति के साथ भी रूप में लेके आता है, उसको हम कारक कहते हैं। संस्कृत में कारक को हम विभक्ति कहते हैं, हम हिंदी में इनको कारक कहते हैं, संस्कृत में इनको हम विभक्ति कहते हैं। अब हम इनके प्रकार देख लेते हैं, तो ये लगभग 8 प्रकार के होते हैं। एक तरफ विभक्ति, एक तरफ कारक, एक तरफ चिन्ह है, चिन्ह को हम परसर्ग भी कहते हैं। प्रथमा विभक्ति यानी कि कर्ता कारक, इसका चिन्ह क्या है, ने। दूसरा है द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक, को। तीसरा द्वितीय विभक्ति, करण कारक, से, के साथ, द्वारा। चतुर्था है चतुर्थी विभक्ति है, संप्रदान कारक, को, के लिए। ठीक है। अपादान यहाँ की पंचमी विभक्ति है, अपादान है से अलग होने में। फिर नेक्स्ट है षष्ठी है, इसकी विभक्ति संबोधन है, काकी, के, रारी, रे, नानी, ने। सप्तमी है अधिकरण में, पै, पर। फिर लास्ट है संबोधन, संबोधन विभक्ति में यहाँ पे संबोधन है, हे, वो, अरे। ठीक है, ये कारक के रूप थे, उनकी विभक्तियाँ थी और उनके जो चिन्ह थे उनके बारे में हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है। 10वां प्रश्न आपके सामने है, संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। बीटीसी 2015 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अच्छे क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं। संज्ञा से आशय है जिससे किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का भाव बोध होता है, उसको हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में नाउन इज द प्लेस ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग, बहुत ही फेमस डेफिनेशन जो सबको याद है और आपको भी याद होगी ये। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे प्राणियों के नाम, मनुष्य के जो नाम है जैसे मनोज, रागिनी, कुत्ता, भैंस, टिड्डा, चिड़िया, क्या है, संज्ञा है। वस्तुओं के जो नाम होते हैं कुर्सी, पलंग, मेज, टीवी, मोबाइल आदि, ये भी संज्ञा है। स्थान के नाम जो है लखनऊ, कानपुर, भोपाल, इलाहाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, गुरुग्राम, ये सब क्या है, स्थानों के नाम है, ये भी सब संज्ञा है। भाव के नाम जो होते हैं जैसे घृणा, प्रेम, लड़ाई, बुराई, बुढ़ापा, मिठासा, ये सब जितने हैं, क्रोध, शांति, ईर्ष्या, सब क्या है, भावों के नाम भी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे है संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद जो है यहाँ पे संस्कृत में आप देखिए तो मेनली 3 माने जाते हैं, कहीं कहीं आपको 5 मिलेगा और हिंदी में 5 होता भी है, लेकिन संस्कृत में 3 को ज़्यादा मुख्य विशेषता दी गई है। अब देखिए पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के भाव का बोध कराते हैं उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कि कोई शब्द जो एक ऐसा शब्द जो किसी विशेष प्राणी, मतलब कि कोई स्पेशल पर्सन हो या कोई स्पेशल स्थान हो या कोई स्पेशल वस्तु, उसका जब भाव का बोध होता है कि नहीं ये चीज़ स्पेशल है, ये व्यक्तिगत है, तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक होता है, यानी कि पर्सनल है जो चीज़ें। जैसे एग्जाम्पल भगत सिंह। भगत सिंह कोई नॉर्मल नहीं, भगत सिंह को आप जानते हैं। कोई पहाड़ है, अब पहाड़ क्या है, व्यक्ति। अब यहाँ पे व्यक्तिवाचक पहाड़ के अंतर्गत भी आएगा और जातिवाचक के भी अंतर्गत आएगा। अब जैसे पहाड़ यहाँ पे व्यक्तिवाचक अंतर्गत तब आएगा जैसे किसी पर्टिकुलर पहाड़ का नाम दे दिया जाए, एक विशेष का नाम दे तो व्यक्तिवाचक है, नहीं तो ये
जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दोनों में मिलेगा। ऐसे जेल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति या समूह का बोध कराते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे किसी प्राणी को लगे, किसी प्राणी का या किसी स्थान का या वस्तु की उसकी जाति का, उसके समूह का बोध कराते हैं, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुरुष है, गेंद है, घर है इत्यादि, इसके एग्जाम्पल है जातिवाचक संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है भाववाचक संज्ञाएं, जैसे भाव का बोध हो, जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष या स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे भाव का, किसी के गुण का, किसी की दोष का, दशा का, स्वभाव आदि का बोध होता है उनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास है, प्रेम है, बुढ़ापा है, क्रोध है, ये सब क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 11th यहाँ पर है अस्मद शब्द का तृतीया विभक्ति के 3 वचनों का रूप लिखिए। जैसे यहाँ पे अस्मद दे दिया, ऐसे बालक का भी रूप जो होता है उसका दे देगा आपको कभी कभी, और रामा का भी रूप का दे देगा आपको तृतीया विभक्ति। इतने वचनों को लिखना, ऐसे प्रश्न आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 में आएगा, ध्यान रखिएगा। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। पूछ क्या रहा है कि अस्मद शब्द का तृतीया विभक्ति का तीनों वचन लिखना है, ठीक है आपको। तो अस्मद शब्द का तृतीया विभक्ति यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, मया है, अवाभ्याम है और अस्मा भी है, ठीक है बात, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19th क्वेश्चन आज का यहाँ पर है कि भारत वंदना के किसी एक अनुच्छेद का हिंदी मतलब आपको वंदना दी रहेगी, आपको उसको जो है अनुच्छेद में बताना, आपको यहाँ पे वंदना दी रहेगी, आपको इसका हिंदी अनुवाद लिखना है। आपको वंदना क्या दी गई है, मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः, मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः, इसका आपको भावार्थ बताना रहेगा। ऐसे आपको बहुत सारी वंदनाएं दे दी जाएंगी, इसलिए आप कुछ मतलब ये मान के चलिए कि 10 से 15 भाव इनको याद कर लिए, नीतिपरक वाक्यों की याद कर लीजिए, याद करना होगा इन चीज़ों को। तो क्या कह रहा है कि मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः, मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः, हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है, हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है। बहुत अच्छा था, बहुत आसान था। इसी तरह हम एक और देखते हैं। तव गिरिभ्यो नमस्ते नदीभ्यो नमः, फिर दिया है इसमें तव वनभयो नमो जनपदभयो नमः, ठीक है। ये आपको दिया रहेगा, ऐसे आपको इसका भावार्थ बताना रहेगा। तो इसका भावार्थ है हे मातृभूमि, इसका भावार्थ है यहाँ पे हे मातृभूमि तेरे पर्वतों को नमस्कार है, तेरी नदियों को नमस्कार है, तेरे वनों को नमस्कार है, और तेरे जनपदों यानी कि प्रांतों को नमस्कार है। क्या इसका भावार्थ है, हे मातृभूमि तेरे पर्वतों को मेरा नमस्कार है, हे मातृभूमि तेरे नदियों को मेरा नमस्कार है, हे मातृभूमि तेरे वनों को मेरा नमस्कार है, हे मातृभूमि तेरे जनपदों प्रांतों को मेरा नमस्कार है। तो ये ऐसे भावार्थ आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह के बहुत सारे भावार्थ आपको देखने को आ सकते हैं, पेपर में आता है। इसको बहुत लाइटली मत लीजिएगा कि नहीं आता है कुछ भी लिख, नहीं, आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा अगर आपको पूरे अच्छे से अच्छा नंबर चाहिए तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज की क्लास यहीं तक। आज हमने यहाँ पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत के शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से देखा। हमने टोटल 19 प्रश्नों को किया है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो भी लिया है। इस तरह से हम बहुत सारी सीरीज को लेकर आगे चलेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।